हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नीदा। है लेकिन ये है कि आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अब हम आईवीएफ के टॉपिक को, जिसको आईवीएफ कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आखिर ये आईवीएफ होता क्या है। नॉर्मली आईवीएफ एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि ओवरी से बाहर एग्स और स्पर्म को लेबोरेटरीज में बना के एक एम्ब्रियो बना के औरत के ओवरी में वापस डाला जाता है ताकि उसकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। लेकिन यह है कि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। मैं चूँकि ख़ुद इस प्रोसेस से गुज़र चुकी हूँ। आपको सबसे पहले बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए होता है, फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है और आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होता क्या है? स्टेप नंबर 1 यही होता है कि आप पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लें। इस प्रोसेस पे जाने से पहले आप थोड़ा सा रिसर्च करें, लोगों से बात करें, इंटरनेट पे और गूगल पे इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें। उसके बाद जाहिर सी बात है, थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जिस प्रोसेस से आप गुजरना चाह रहे हैं आपको इल्म होना चाहिए कि उसमें हमें किन किन चीज़ों से गो थ्रू होना है, किन किन चीज़ों के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपका होमवर्क बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1 मैं इसको कहूँगी। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ये है कि आप पहले पता करते हैं कि जी ये प्रोसीजर करता कौन कौन है, परफॉर्म कहाँ होती हैं। अच्छे से हॉस्पिटल या क्लिनिक जो फर्टिलिटी के लिए इसी मकसद के लिए बनाए गए हैं कि उनमें से सबसे अच्छा कौन सा है जिसके पॉजिटिव रिज़ल्ट्स हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया। तो कराची में एक ऑस्ट्रेलियन नाम से है, क्लिफ्टन पे, मैंने उसको चूज़ किया। उनके रेट्स, जो सक्सेस के रेट्स थे वो थोड़े बहुत हायर थे, और मेरी ख़ुद भी कई लोगों को, मैं ऐसे जान पहचान वाले हैं जिनको मैं जानती हूँ कि उन्होंने ये प्रोसेस वहाँ से करवाया है। तो मैंने सबसे पहले उन लोगों से कांटेक्ट किया, अपॉइंटमेंट लिया, और उन्होंने मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट दिया कंसल्टेंसी के लिए, ताकि मैं उनसे बात करके सारी डिटेल में उनसे बात कर सकूँ। जब आप अपनी रिसर्च कर लेते हैं, फिर आप जिस भी क्लिनिक से आप सेटिस्फाई हैं, जिनके रिव्यू सुन के आप उनसे कांटेक्ट करते हैं। मैं चूँकि कनाडा में थी तो मेरी फैमिली ने उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कुछ कहा कि ये कुछ टेस्ट हैं आपको करवाने पड़ेंगे और उसकी रिपोर्टें आप हमें भेजें, उसके बेसिस पे हम आपको बताते हैं कि करना क्या है। तो मैंने अपने जो फैमिली डॉक्टर मेरा यहाँ कनाडा में होता था, मैं उनके पास गई, उनको सारी डिटेल्स बताई और उन्होंने कहा ठीक है, ये टेस्ट हैं आपके, ठीक है हम कर देंगे। तो मैंने टेस्ट करवाए और वो सारे टेस्ट मैंने उनके सारी रिपोर्ट्स पाकिस्तान भेज दी। तो ऐसा ही होगा कि आप जब हॉस्पिटल जाएंगे कंसल्टेंसी के लिए या जो भी है, वो आपको पहले कुछ कहेंगे टेस्ट करवाने को। जब वो टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद वो आपको बताएंगे कि करना क्या है। तो आप इस चीज़ के लिए रेडी रहें कि आपको यू हैव टू गो थ्रू सर्टेन प्रोसीजर्स, सर्टेन टेस्ट। अरे इन सारे प्रोसेस और इन सारे स्टेप्स से पहले मैं आपको बताती चलूँ, इन सारे प्रोसेस में, आईवीएफ के प्रोसेस में आपका कितना खर्चा आएगा। लास्ट ईयर तक इसका क्या खर्चा था मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ। 19-20 का फ़र्क आया होगा, इससे ज़्यादा नहीं आया होगा। अच्छा जी, इसके बाद क्या होता है कि जब उन्होंने कह दिया 6 लाख रुपए ले लिए, बहरहाल आपके जब डॉक्टर से कंसल्टेंसी होती है वो आपको फिज़िकल चेकअप करती है कि एवरीथिंग इज़ ओके। उसके बाद वो आपको बता देती है कि भाई चांसेस क्या हैं क्या नहीं। आप डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ भाई मुझे जाना है। 40 से ऊपर वाली एज में वो आपको बताते हैं कि भाई डिसेबल बच्चा पैदा हो सकता है, ऐसी चांसेस ज़्यादा होते हैं जब आपकी
आपकी एज ज़्यादा हो जाती है। आपने गो अहेड दे दिया, फिर क्या होता है उसके बाद से अब आपको कहा जाता है कि आप वेट करें जब तक आपके पीरियड्स नहीं आते हैं। पीरियड्स तक आपको वेट करना होता है, क्योंकि जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है इंजेक्शंस वगैरह का, जो बूस्टर लगाए जाते हैं ख़वातीन को इस प्रोसेस में, ताकि जो है उनके मज़ीद फॉलिकल्स बन सकें। जितने ज़्यादा फॉलिकल्स बनेंगे उन्हीं फॉलिकल्स में एग्स होते हैं। तो फॉलिकल्स को बनाने के लिए और ज़्यादा बनाने के लिए बूस्टर लगाए जाते हैं, जो कि पीरियड्स के सेकंड डे से स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब तक आपके पीरियड्स नहीं होते आप वेट करते हैं। जैसे ही आपके पीरियड्स होते हैं राइट नेक्स्ट डे आपको क्लिनिक को कॉल करके बताना होता है कि हमारे पीरियड्स हमें स्टार्ट हो गए। तो वो फिर आपको बताते हैं कि आप क्या करना है। अच्छा, अब आपको क्या पीरियड्स आ गए, आपने राइट नेक्स्ट डे आपने क्लिनिक को कॉल करना है। क्लिनिक को कॉल करके बता देना है, वो आपको बोल देंगे कि ठीक है आपने जो है ना कल से हमारे पास आ जाना है। अच्छा, जब नेक्स्ट डे से आप क्लिनिक जाते हैं, फ़ीस आप पे कर चुके हैं 6 लाख रुपए की, उसके बाद ही ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद जब आप क्लिनिक जाते हैं तो मेरा आप लोगों को ये मशवरा है कि जिस रोज़ आपका अल्ट्रासाउंड भी हुआ करेगा, डेली आपका मॉर्निंग में अल्ट्रासाउंड होगा, उसके बाद जो है आपको बूस्टर लगाया जाएगा। तो मेरा मशवरा यही है कि अल्ट्रासाउंड का टाइम इनका मॉर्निंग का होता है। इंजेक्शन जो कि बूस्टर आपको एवरीडे लगने होते हैं, इसके लिए आप मॉर्निंग का ही अपॉइंटमेंट लें। मुझसे क्या गलती हो गई थी कि मुझे नहीं पता था कि आपको मतलब है कि अल्ट्रासाउंड एवरीडे होगा। मैं समझी बस बूस्टर का होगा। तो जब मुझे टाइम स्लॉट दिया गया तो मैंने 3 बजे दोपहर का उठा लिया। तो पता चला कि बाद में कि मुझे हर सुबह आना है अल्ट्रासाउंड के लिए। तो अब सुबह 9 बजे से लेके मुझे दोपहर 3 बजे तक क्लिनिक में बैठना होता था, क्योंकि जहाँ मैं रिहाइश थी वो काफ़ी दूर था, क्योंकि इनकी लोकेशन है क्लिफ्टन पे। तो बहरहाल अब आपने क्या करना है कि अगर आप इस प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको ऑस्ट्रेलियन उसी में जाना है, तो कोशिश करें कि 9 बजे अगर आपका अल्ट्रासाउंड है या 10 बजे का आपको स्लॉट मिला है, तो आप बूस्टर का स्लॉट भी जैसे 10 बजे अल्ट्रासाउंड है तो हाफ एन आवर के बाद का ले लें, तो आपको पूरा दिन क्लिनिक में बैठना नहीं पड़ेगा। मैं 10 दिन तक ऑलमोस्ट पूरा दिन ही क्लिनिक में बैठी रहती थी, क्योंकि अब इतनी सी देर के लिए तो मैं कहीं जा नहीं सकती थी। इतनी सी देर तो नहीं, खैर 3, 4, 5, 6 घंटे के लिए अब मैं कहाँ जाऊँगी, फिर वापस आऊँगी। कराची की ट्रैफ़िक भी बहुत ख़राब है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप जा रही हैं इस प्रोसेस के लिए, तो आपका जो अल्ट्रासाउंड का स्लॉट होगा टाइम का, उसी टाइम का आप अपना इंजेक्शन का भी स्लॉट, बूस्टर का भी स्लॉट वही सेम रखें। अब जब आपका डेली आप जा रहे हैं 10 दिन 11 दिन आपको बूस्टर लगाने हैं, अल्ट्रासाउंड के थ्रू उनको पता चल जाता है कि फॉलिकल्स की क्या प्रोग्रेस है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको अपडेट दे देते हैं। 2-4 मेडिकेशन भी होती है वो आपको देते हैं, पिल्स जो सपोर्ट करता है इस सारे प्रोसीजर को क्विक और मज़ीद एफिशिएंट करने के लिए। 11वें दिन जब उनको लगता है कि हाँ जी नाउ इट्स ओके, लेट्स गो, तो अब आती है कि जी वो फॉलिकल्स को रिमूव करने का प्रोसेस। अच्छा, ये थोड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है, इसलिए एनेस्थीसिया दिया जाता है, मतलब बेहोश किया जाता है। तो वो फिर आपको बुलाते हैं कि जी जब आपके ये फॉलिकल्स का सारा प्रोसीजर हो जाता है और बता देते हैं कि जी आपके पास 2 फॉलिकल्स बने हैं या 1 बना है या 3, जब उनको लगता है इससे ज़्यादा नहीं बन पा रहे हैं, तो वो फिर आपको कहते हैं कि जी अब जो है आपका पिकअप डे है। पिकअप वो लोग कहते हैं कि जिस दिन वो एग रिमूव करते हैं ओवरीज से, उसको कहते हैं पिकअप डे। तो जब आप जाएंगे आईवीएफ के लिए तो आपको ये टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए कि दैट इज कॉल्ड पिकअप डे। अब जब आपका पिकअप डे आता है, आप मॉर्निंग के टाइम पे या इवनिंग टाइम जो भी वो आपको बताते हैं, उसमें आप गिवन टाइम पे आप उनके क्लिनिक जाते हैं और वो आपको कैनूला लगा देते हैं। कैनूला लगाने के बाद आपके जो भी आपके साथ आया हुआ होता है उनको बोलते हैं कि जी आप 3-4 घंटे के बाद आइएगा। कैनूला लगाने के बाद वो आपको उसमें सिडेटिव देते हैं, ज़ाहिर है जिससे आप बेहोश हो जाएं। तो उसके देने के बाद आपको लेके जाया जाता है ऑपरेशन, जो उनका अपना ऑपरेटिंग रूम होता है, वहाँ ले जाके वो आपके फॉलिकल्स को रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद जब आपको वापस लाया जाता है
तो उन फॉलिकल्स से के साथ जो उन्होंने जो लेबोरेटरी में करना है, आपको वापस ला के लिटा दिया जाएगा और तकरीबन 2-3 घंटे जब तक आप उसकी इंजेक्शन के और वो एनेस्थीसिया के गुनूदगी में है, आप आराम करते हैं। उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं। उसके बाद आपके हस्बैंड को बुला के मेरे हस्बैंड तो खैर मुल्क से बाहर थे, उनको मतलब इस प्रोसीजर के बिल्कुल फ़ौरन करना पड़ता है, तो मेरे हस्बैंड तो खैर पहले नहीं आए थे, उनको 11th आवर पे बहुत महंगी टिकट बुला के फिर फटाफट बुलाया था कि जी इस दिन एग पिकअप हो रहा है, तो आपने पहुंचना, तो उनका टिकट भी उस वक्त $4000 का मिला था, तो स्पर्म के लिए जाहिर सी बात है। तो जब आपके एग पिकअप हो जाते हैं तो उस वक्त वो फिर स्पर्म लेते हैं आपके हस्बैंड का, ताकि वो सारा कुछ फ्रेश हो और वो फिर फॉलिकल से एग को रिमूव करके उसको एम्ब्रियो बनाएं, ताकि वो एम्ब्रियो आपके ओवरी में जाता है। तो इसलिए ये अगला स्टेप ये होता है कि हस्बैंड से स्पर्म लेते हैं सेम डे, जिस दिन आपका पिकअप होता है, एग पिकअप होता है, सेम डे ही स्पर्म पिकअप भी होता है। अब शुरू होता है मरहला जब आप फ़ोन कम्युनिकेशन पे होते हैं उन लोगों के साथ, लैब टेक्नीशियंस के साथ। आप मतलब 2 दिन के बाद लैब टेक्नीशियन का नंबर जो हमें दिया हुआ होता है उस पे हम कॉल करते हैं। फिर वो लैब टेक्नीशियन हमें बताता है कि आपके फॉलिकल्स की क्या कंडीशन है। तो फॉलिकल से जब वो एग मैच्योर होते हैं, नहीं होते हैं, प्रोसीजर हो जाता है, उसके बाद अब आपको जो है तीसरे दिन, मैक्सिमम 3 दिन वो लोग वेट करते हैं, जो भी सिचुएशन होती है उसी के साथ वो डील करते हैं। 3 दिन के बाद डॉक्टर आपसे फिर कहती है कि आपको आना है, कुछ खा पी के नहीं आना है, और जो है आपको अब हम एग ट्रांसफ़र करेंगे आपके ओवरीज़ में। तो उसके बाद आप दोबारा क्लिनिक जाते हैं, फिर किसी फैमिली मेंबर को साथ लेके जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको होता है कि जब आप एग ट्रांसफ़र करते हैं ओवरी में, तो ये आपकी चॉइस है कि आपको एनेस्थीसिया लेना है या एनेस्थीसिया नहीं लेना है। जब फर्स्ट टाइम आपको डॉक्टर बुलाती है और आपका फिज़िकल एग्ज़ाम करती है, तो अगर आपको उस फिज़िकल एग्ज़ाम में पेन होता है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ले लें, मतलब एनेस्थीसिया ले लें, कि प्रोसीजर आपके लिए थोड़ा पेनफुल होगा। और अगर उसमें आपको पेन नहीं हुआ, तो ज़्यादातर कहा जाता है कि आप एनेस्थीसिया ना लें। एनेस्थीसिया के ये लोग एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, अराउंड ₹10,000। तो मुझे चूँकि उस फिज़िकल एग्ज़ाम में पेन नहीं हुआ था, और मैंने काफ़ी सारी ख़वातीन वहाँ पे आई हुई थी, क्योंकि वहाँ क्लिनिक में ज़रूरी नहीं है कोई एक ही दफ़ा की ख़वातीन आई हुई हों। कोई ऐसी भी होती हैं जिनके पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे गए होते हैं और वो दोबारा आईवीएफ करवाने के लिए आई होती हैं। तो उन कुछ ख़वातीन से, पेशेंट से मेरी बात हुई थी। कुछ ने कहा कि हाँ, एनेस्थीसिया ले लो अगर पेन टॉलरेंस ज़्यादा नहीं है, कुछ ने कहा यू डोंट नीड। तो मैंने जब ज़्यादा रिसर्च की तो पता चला कि अगर आपको फिज़िकल एग्ज़ाम में ज़्यादा पेन नहीं होता, तो इट्स ओके, लेट इट गो लाइक दैट विदाउट एनेस्थीसिया, और इट्स अ प्रोसेस ऑफ जस्ट मैक्सिमम 5 मिनट्स। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एनेस्थीसिया नहीं लूँगी। बहरहाल अगले 3 दिन के बाद हम क्लिनिक गए। वहाँ पे कुछ ख़वातीन थी जो एनेस्थीसिया लेके एग ट्रांसफ़र करवा रही थी। मैंने चूँकि एनेस्थीसिया नहीं लेना था, तो उन्होंने बहरहाल उसी तरीके से, आप उसी जगह पे जाते हैं सेम, वही आप फिर चेंज करते हैं, फिर आपको उसी तरह ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है, और सामने डॉक्टर मॉनिटर रखता है। वो आपको शो करता है कि जब वो ट्रांसफ़र कर रहा होता है एग आपके ओवरी में। तो वो प्रोसीजर मैंने खुद देखा था, और डॉक्टर कोशिश करते हैं, और आपको देखना है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उनको होता है कि आप देख लें कि किस तरह ट्रांसफ़र हो रहा है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो वैसे तो एज़ अ नॉर्मल पर्सन, जो कि आपका साइंस का कोई बैकग्राउंड नहीं, आपको कुछ समझ में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन कोई पेनफुल नहीं था प्रोसीजर। इट वाज़ नॉट पेनफुल एट ऑल। यहाँ तक कि मुझे तो फ़ील भी नहीं हुआ, कि मैंने तो डॉक्टर से भी कन्फर्म किया कि ट्रांसफ़र हो गया, तो उसने कहा हाँ, हो गया है। तो सब डिपेंड करता है आपके पेन टॉलरेंस पे। तो बस फिर वो आपको ट्रांसफ़र कर देंगे आपका एग, जो भी आप 1 था या 2 थे या 3 थे, मैक्सिमम 2 रखवाती हैं ख़वातीन एग, और बाद में बताऊँगी कि बाकी एग्स का आप क्या कर सकते हैं। बहरहाल मेरे 2 एग उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए थे मेरे ओवरीज़ में।
सॉरी, बार बार मैं वीडियो में एक मिस्टेक करती आई हूँ जिसमें मैं बोल रही हूँ एग ट्रांसफ़र। वो एग ट्रांसफ़र नहीं होता, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि एग तो वो पहले ही रिमूव कर चुके होते हैं। तो वो होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो एग की जगह एम्ब्रियो कर लें, वरना मुझे पुरानी सारी डिटेल को एडिटिंग करनी पड़ेगी। ओ माय गॉड। सो वो जो ट्रांसफ़र करते हैं वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। अब तक हमने आपको बता दिया सारा प्रोसीजर, कहाँ तक का एग पिकअप से लेके प्रोसीजर स्टार्ट होने से, फीस से, एग पिकअप होने से और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने तक। ये वीडियो आज हम इधर ही ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब देखते हैं आप मेरी दूसरी वीडियो का वेट करते हैं नहीं करते हैं। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद क्या हुआ। टफ टाइम तो अब आएगा। ओ माय गॉड, वो वक्त मुझे आज भी याद आता है तो मैं अपने लिए यूं करके सोचती हूँ, वाह बेचारी निदा, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं इस औलाद के चक्कर में। तो आप वेट कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। प्रॉमिस करती हूँ बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में आके बताऊंगी आगे क्या क्या हुआ। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, दोस्तों को भी बताएं। जो ख़वातीन इस प्रोसीजर पे जाने वाली हैं उनको भी भेजें। और अगर कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा। प्लीज़ नेगेटिव कमेंट से ज़रा दूर रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। और अगर कोई आपको मेरे लिए कोई एडवाइस है कुछ है तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। अगला टॉपिक उससे के बाद क्या होना चाहिए वो भी लिख के भेजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद क्या क्या होगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो स्टे ट्यून विद मी एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।